हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार आईक्यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपना नया क्लास जो कि होगा 5th क्लास ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय AC बॉब। राइट साइड में आप AC बॉब को देख सकते हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने पहला 4 क्लास कर रखा है यहाँ तक, तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, आप जाके ये क्लास कर सकते हैं। और उसके बाद इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड द सब्जेक्शन ऑफ इंग्लिश 1066 से लेकर 1200 के पीरियड के बीच में बेसिकली आज हम अपना डिस्कशन को रखेंगे। नाउ सी, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मन्स कौन थे। राइट, तो नॉर्मन्स बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और ये बोलते हैं कि दिस वेयर फ्रेंच पीपल, लेकिन मैं बता दूं कि ये फ्रेंच नहीं रहते। तो अब पूछोगे फिर कौन है, तो मैं बोलूँगा ये नॉर्दर्नर्स है, ये लोग भी जर्मनिक पीपल हैं। ये बेसिकली ऊपर साइड में फ्रांस के, मैं आपको मैप दिखा दूं तो इस एरिया में ये बेसिकली सेटल हो जाते हैं अराउंड 10th सेंचुरी, समझ लो 9 to 10, उसके बीच में बेसिकली ये क्या होंगे, यहाँ पे आकर सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इनका होगा फ्रेंच लोग के साथ टसल, और यहाँ के एक राजा रहते हैं रोलो। ये जो रोलो रहते हैं ये बेसिकली स्टैब्लिश करेंगे हमारा ड्यूकडम ऑफ दिस नॉर्मंडी। तो आप देखो ये जो रोलो रहते हैं भाई, इनका होता है ट्रीटी फ्रेंच रूलर के साथ, और ये अपने आप को फ्रेंच के अंडर एक ड्यूक घोषित कर देते हैं उस ट्रीटी के हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है, ड्यूकडम स्टार्ट होती है, मतलब ये जो आप नॉर्मंडी के ड्यूक देख रहे हैं, तो ये जो ड्यूक्स रहते हैं ये बनना स्टार्ट होते हैं बारी बारी से। और हमें जो इम्पोर्टेंट ड्यूक को जानना है दैट इज़ विलियम द कॉन्करर, जो बनेंगे इंग्लैंड के राजा। बट उसके पहले कुछ एडवांसमेंट होगा। अब देखो एक चीज़ हम जानते थे, ये जो नॉर्दर्नर्स थे ये लोग बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, मतलब करेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक इशू था, क्या कि करेज होने से क्या हो जाएगा, जब तक तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारे पास एडवांसमेंट नहीं रहेगी मिलिट्री में, तो जब ये लोग कहीं पे भी लड़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन नहीं रहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग फ्रेंच से सीखने लगे। तो ये फ्रेंच के मिलिट्री से सीखेंगे, और प्लस जितना अच्छा अच्छा चीज़ रहता है, जितना एडवांसमेंट वाला चीज़ रहता है, ये लोग सब कुछ सीख जाते हैं। और धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर अब क्या देखोगे, फ्रेंच लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज़ वो लोग जो भी इंपॉर्टेंट रहता है, फ्रॉम मिलिट्री, फ्रॉम कल्चर, हर एक चीज़ ये लोग फॉलो करने लगते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लोग उस टाइम के सबसे एडवांस्ड कल्चर, सबसे एडवांस्ड कल्चर बन के उभरते हैं। तो ये था बेसिकली एक छोटा सा हिस्सा नॉर्मन्स लोग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हु वाज विलियम द कॉन्करर। अब देखो भाई, सबसे पहले कहानी हम लेकर जाते हैं 1002 में। 1002 में आप इंग्लैंड चल जाओ और यहाँ के राजा थे एथलरेड। एथलरेड, अब ये जो थे इनकी शादी होती है नॉर्मन लेडी से, ठीक है। और अब क्या होता है, जब ये जो राजा रहते हैं, जब इनको रेफ्यूज लेना पड़ता है तो ये चले जाते हैं कहाँ, तो नॉर्मन्स के पास। तो ये लोग का जो कनेक्शन रहता है ना नॉर्मन्स का और एथलरेड का, बहुत 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 ज़्यादा डीप रहता है। एंड इवन जो इनका बेटा रहेगा एडवर्ड, जो वापस से इंग्लैंड जाएगा और ये वापस से अपनी गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, तो इसका भी बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है नॉर्मन से। ऐसा कहा भी जाता है जब ये वापस जा रहा होता है तो अपने नॉर्मन फ्रेंड्स को भी लेकर जाता है इंग्लैंड, और वहाँ पे उन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे देता है। नाउ सी, अब क्या होता है 1066 में ये जो एडवर्ड रहते हैं इनका हो जाता है डेथ। अब इसके बाद कायदे से बनना चाहिए था विलियम द कॉन्करर को राजा, बिकॉज ये लोग के बीच में बातचीत हुई रहती है कि नहीं, विलियम द कॉन्करर जो रहेगा वही बनेगा राजा। अभी ये विलियम द कॉन्करर नहीं बना है, याद रखना है। लेकिन क्या होता है, हैरोल्ड जो कि आपका वेस्टर्न ससेक्स के अर्लडम से बिलोंग करते थे, गॉडविन का ये बेटा, ये बन जाता है राजा जैसे ही एडवर्ड मरते हैं तो। और उसके बाद ज़्यादा दिन तक इनका ये जो राजगद्दी रहता है वो अनचैलेंज नहीं रहता। कुछ दिन के बाद सीधा चैलेंज आता है किससे, तो हमारे नॉर्मन ड्यूक से, जिनका नाम है विलियम द कॉन्करर। विलियम द
कॉन्करर। अब देखो, ये विलियम द कॉन्करर का जिंदगी बहुत आसान नहीं था। अब देखो, ये जो विलियम द कॉन्करर थे, ही वॉज सेकेंड कजन टू एडवर्ड। एडवर्ड, ये जो राजा अभी आप देख सकते हैं, इनके क्या थे, सेकेंड कजन थे। तो क्या इससे इनको राइट मिल जाता है कि ये राजा बन जाए? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि हाँ, इनके पास इनको बोला गया था कि नहीं, आप राजा बनोगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट अब तो बन गया था हेरोल्ड राजा। अभी हम लोग पहले देखते हैं, क्या ये लिटरली एक एबल रूलर थे जो पूरे इंग्लैंड पे रूल कर सके? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये पहली बात एक इलेजिटिमेट चाइल्ड रहते हैं। तो इलेजिटिमेसी के साथ रहते हुए 6 साल की उम्र में, 6 इयर्स में, व्हाट यू वुड सी दैट इन्हें ड्यूकडम मिलता है, ये ड्यूक बनते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने यूथ में ही आप इनको देखोगे, जो इनके नेबर्स रहते हैं, नॉर्मंडी के नेबर्स जो कि बैरन्स रहते हैं, और ये वैसा कहा जाता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, तो ये बैरन्स को बहुत आराम से डील करते हैं और इन्हें हरा भी देते हैं। एंड इवन ये जो फ्रेंच किंगडम रहता है, इवन उससे भी ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं नॉर्मंडी को। तो अब देखो, अब ऐसा कुछ हो चुका था, तो ये सच में एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। तो अब इसी बात को देखते हुए ये क्या करेंगे, तो ये 1066 AD में अटैक करेंगे इधर इंग्लैंड में, और आप देख सकते हो कि ये हराएंगे हेरोल्ड को, और उसको मारने के बाद ये इस्टेब्लिश करेंगे द रूल ऑफ नॉर्मन्स और द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये इसका बैकग्राउंड था। सो दिस वाज द थिंग। नाउ सी, मूविंग फॉरवर्ड, तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मल लोग कौन थे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। अब देखो, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड। द कॉन्क्वेस्ट वुड श्योरली स्टार्ट बाय एन एम्बिशियस क्लेम ओवर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बाय विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मंडी। आपको एक बात पता चल गया है, विलियम द कॉन्करर जो थे, जो नॉर्मंडी से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्यों क्लेम किया? बिकॉज ये तीनों में बात चल रही थी, इवन हैरोल्ड में, इवन ये एडवर्ड एंड ये जो हमारे ड्यूक साहब हैं, तीनों में बात चल रही थी कि एक्चुअली राजा कौन बनेगा। तो सब कुछ, ये एडवर्ड बेसिकली चाइल्डलेस रहते हैं, इनका कोई बच्चा नहीं रहता, इसलिए सब ये राजगद्दी के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा बोला जाता है, हैरोल्ड को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं, राजा कौन बनेगा, तो विलियम बनेगा। बट हैरोल्ड इनको कंसीडर नहीं करता जब समय आता है। तो और इसी बात से उनको बुरा लगता है, कम से कम एक बार कंसीडर भी करना चाहिए था। तो हालांकि इसी के कारण आप देखोगे कि ये अटैक होगा। तो ये थे भाई हमारे ड्यूक, कहाँ के, तो नॉर्मंडी के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप बस सोचो कि क्या होता अगर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट असली में हिस्ट्री में नहीं होता, तो अगर ड्यूक अपने ही एरिया में खुश रहते तो क्या होता? तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ देख सकते, कुछ चेंजेस होता, जैसे कि हम लोग आज भी बहुत सारा जर्मनिक वो क्या पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं। दूसरी बात, बहुत सारा इन्फ्लेक्शन रहता, तो लॉट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत सारा ग्रामर, जैसा भी संस्कृत है ना भाई, एकदम वैसा अभी हम लोग देख रहे होते हैं इसको। और तीसरी बात, बहुत कम फ्रेंच वर्ड रहते हैं, बिकॉज यही लोग फ्रेंच लेके आएंगे। मैंने क्या बताया था कि ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो लेस फ्रेंच वर्ड्स रहते इंग्लिश में, अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर नॉर्मन्स नहीं आते तो। और लास्ट पॉइंट मैं और एक ऐड करना चाहूँगा कि ये जो एक वर्ड फॉर्मेशन का प्रैक्टिस चलता था, वर्ड फॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये जो बेसिकली चलता था, तो ये आज भी चलता होता। मतलब सोच लो, वही एक नाउन होता, उसका 3 वचन उधर से और 8 फॉर्म्स नीचे साइड से। तो आप समझ लो हम लोग अभी भी 24 फॉर्म हर एक चीज़ का याद कर रहे होते अगर ये आपका कॉन्क्वेस्ट नहीं होता तो। तो ओरिजिन ऑफ नॉर्मंडी हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, पहले जो बैकग्राउंड वाली कहानी थी, ये ओरिजिन ऑफ नॉर्मंडी की ही थी। तो अब देखो, नॉर्मन्स कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में, दे लर्नड फ्रेंच एंड अडेप्टेड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द फ्रेंच, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। The Northerners were courageous and the military tie up with the French made them in the best in the Europe. पूरे यूरोप में ये लोग हो गए थे बेस्ट, ठीक है, ये याद रखना। बिकॉज करेज था इनके पास, डिसिप्लिन चाहिए था, जो कि ये फ्रेंच से अडेप्ट कर रहे थे, एंड दे वर लिटरली ग्रेट अडेप्टर्स। नाउ सी, द नॉर्मन्स वेर द मोस्ट एडवांस एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ यूरोप ऑफ दैट टाइम। पूरे यूरोप में सबसे मोस्ट एडवांस्ड कोई अगर सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, मतलब जो सोसाइटी था, जो कम्युनिटी था, वो बेसिकली नॉर्मंडी था। नाउ सी, द ईयर 1066,
इस साल क्या होता है, जो हमारे राजा रहेंगे एडवर्ड, उनका होगा डेथ। एडवर्ड विल डाई, और जो हेराल्ड रहेंगे वो बन जाएंगे हमारे राजा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझा देता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे कैसे डिवाइडेड था, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली अर्ल्स के कंट्रोल में आते थे। उसी तरीका से एक अर्ल था, अर्ल ऑफ वेसेक्स, अर्ल ऑफ वेसेक्स, आप इनको वसाल भी कह सकते हैं, जो लड़ाई करने के टाइम पे हेल्प करने आता था। तो छोटा छोटा एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी टाइप्स, ठीक है। तो ये जो वेसेक्स के अर्ल रहते हैं, ठीक है, तो इनका नाम रहता है गॉडविन। तो इन्हीं का जो बेटा रहेगा उनका नाम है हेराल्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत जाने माने उस टाइम के अर्ल रहते हैं, तो ये याद रखना है। आगे चलिए, तो किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड डाइड चाइल्डलेस एंड आफ्टर दैट हेराल्ड सन ऑफ गॉडविन द अर्ल ऑफ वेस्ट सैक्सन अर्लडम वाज elected as the new king of England. His election did not remain unchallenged. William the Duke of Normandy, who was also promised the throne of England, was ready for an attack. He lands in Pevensey in September unopposed and in the Battle of Hastings defeated Harold and took after the throne. चलो थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे हम लोग देखते, बहुत ही मज़ेदार गानी होने वाला है। तो अब देखो भाई, ये ऐसा कुछ है फ्रांस का रीजन और ये हमारा ब्रिटिश का रीजन, ठीक है। तो और ये बीच में आपका आ जाता है इंग्लिश चैनल, जिसको पार करने जाना पड़ता है। तो ऐसा बोला जाता है कि सितंबर में ये लोग बेसिकली यहाँ पेंसिल्वेनिया नहीं, पेवेंसी में, ये जगह का नाम पेवेंसी, और यहाँ पर ये बेसिकली लैंड करते हैं। और उस टाइम में तो हेरोल्ड जो रहते हैं वो नॉर्वे का एक इन्वेजन के को बेसिकली डिफेंड कर रहे होते हैं। तो उन्हें जब खबर मिलती है कि ये लोग आ गए हैं, तो ये बेसिकली आ जाएंगे अपने पूरे आर्मी को लेकर इसके तरफ, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में वॉर होने के पहले थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता है किसी कारणवश, और उसके बाद आप देखोगे जो इनके सपोर्टर थे, जो हेरोल्ड के सपोर्टर थे, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और फिर जब ये लास्टली टाइम आता है वॉर करने का, तो आप देखोगे यहाँ पे कि कोई सपोर्ट करने इनको नहीं आता, तो इन्हें जो भी कुछ इनके पास ट्रूप्स थी उससे इन्हें लड़ाई करना पड़ता है। और उसके बाद एक हिल के अपसाइड में बेसिकली आपका हेरोल्ड रहेंगे और नीचे साइड में आप देखोगे विलियम द कॉन्करर, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनको थोड़ा एडवांटेज रहता है, तो स्टार्टिंग में बहुत मस्त एकदम बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे होते हैं वॉर को। लेकिन विलियम लोग भी दिमाग लगाते हैं, ये जो नॉर्मंडी के ड्यूक्स रहते हैं लोग भी दिमाग लगाते हैं और रिट्रीट करने का, पीछे हटने का ऐसा इशारा करते हैं। जब ये लोग पीछे हटते हैं तो हेरोल्ड का पूरा आर्मी को लगता है कि नहीं अब ये जीतने वाले हैं, और ये लोग भी नीचे आते हैं और इसी टाइम का ये लोग वेट कर रहे होते हैं और विलियम लोग फिर अटैक करेंगे उनके ऊपर और उनको जीत लेंगे, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो हेरोल्ड थे उन्हें उनके आँख में ऐसा एक नॉर्मन एरो घुस जाता है और उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। हालांकि उनका डेथ थोड़ा सा डिबेटेड है, लेकिन मर जाते हैं वॉर के टाइम पे ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ वॉर होता है और फिर जब इसे हरा देते हैं तो उसके बाद ये बन जाते हैं इंग्लैंड के राजा। और मैं एक और बात बता दूं, इनको अभी और स्ट्रगल करना होगा और कुछ वॉर्स लड़ने होंगे असली में अपना पावर सिद्ध करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कहानी। अब ये बन चुके हैं इंग्लैंड के राजा। नाउ यू सी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नोबिलिटी, द नॉर्मन सेटलमेंट। अब नॉर्मन सेटलमेंट कैसा था, अब यहाँ से हमारा कहानी वाला पार्ट होता है खत्म और थोड़ा फैक्ट्स वाला पार्ट हो जाता है शुरू। और इसके नीचे ना भाई हम लोग बहुत स्पीड में जाने वाले हैं, ठीक है। जो मेन वीडियो था वो यहाँ तक था, लेकिन इधर वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहानी से। अब देखो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नोबिलिटी, आपको मैं एक बात बता देता हूँ 1072 में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इट्स 1072, 1072 में जब 12 मेजर नोबल्स रहा करते थे, उसमें से 11 नोबल्स जो थे वो बेसिकली नॉर्मन थे। मतलब आप देख रहे हो जो इंग्लिश नोबिलिटी थी उसको हटा के नॉर्मन्स को ला दिया गया। और जो यहाँ पे एक और अभी बच रहा था, ये भी 4 साल के बाद मतलब 1076 में हटा दिया जाता है या मार दिया जाएगा, और उसके बाद बन जाएगा यहाँ पे भी एक नॉर्मन नोबल, ठीक है। तो नोबिलिटी मतलब अपर क्लास वाले लोग, अभी आप देखोगे मोस्टली ये नॉर्मल्स रहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली ये नॉर्मल्स रहेंगे। नाउ सी मूविंग फॉरवर्ड, क्लर्जी वाज मोस्टली नॉर्मल पीपल। अब देखो जो क्लर्जी भी था, जो ये चर्च वाले लोग रहते थे, वो भी आप देखोगे तो ये नॉर्मल्स डोमिनेट करते थे। एक आधा
एक आधा आपको यहाँ पे इंग्लिश पोप, मतलब पोप नहीं बोलते, सॉरी, इंग्लिश सेंट्स दिख जाएंगे, लेकिन मोस्टली नॉर्मन्स थे। ठीक है, तो ये वाला 2 चीज़ हम लोग को जानना जरूरी था। अब आगे चलते हैं, द यूज़ ऑफ फ्रेंच बाय अपर क्लास। देखो ये जो नाम है ना, नाम बोल रहा हूँ, ये जो हेडिंग है ना, यही से हमें पता चल जाता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अपर क्लास के लोग बोलते थे, और जो इंग्लिश था वो बेसिकली लोअर क्लास के लोग जो रहते थे वो बोलते थे। अब देखो, ऐसा नहीं था कि ये अपर क्लास के लोग इंग्लिश नहीं समझते थे और इंग्लिश वाले लोग फ्रेंच नहीं समझते थे। ऐसा हो सकता था कि कोई लोग खाली फ्रेंच बोले, कोई खाली इंग्लिश बोले, और यहाँ पे कुछ लोग बायलिंगुअल भी थे। बायलिंगुअल मतलब जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते थे। हालांकि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे वाले लोग समझ लेते थे दोनों लैंग्वेजेस के, बिकॉज रहना था, साथ में एग्जिस्ट करना था, तो ये चीज़ पॉसिबल था। तो यूज़ जो फ्रेंच का था वो बेसिकली अपर क्लास मोस्टली करते थे, तो अपर क्लास का लैंग्वेज वहाँ पे फ्रेंच था। नाउ सी द सर्कमस्टांसेस प्रोमोटिंग द कंटिन्यूड यूज ऑफ फ्रेंच। बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो फ्रेंच था, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे कि इंग्लिश डोमिनेट नहीं करता, बल्कि ये जो फ्रेंच रहता है ये हमेशा की तरह डोमिनेट करेगा। चलो देखते हैं पॉइंट वाइज। क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्या देख सकते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट था, और जो किंग्स थे, ठीक है, उनकी जो वाइफ रहती थी वो इंग्लिश नहीं रहती थी, वो अभी भी फ्रेंच रहती थी। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग राजा के कोर्ट के बारे में बात करें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज फ्रेंच वाइफ थी तो राजा को फ्रेंच में ही बात करने को मिलता था, मतलब उनको इंग्लिश सीखने का कोई ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ता था, सो दैट वो इंग्लिश जाकर सीखें। ठीक है, लेकिन फ्रेंच से उनका काम सारा चल रहा था, तो कोर्ट लैंग्वेज भी थोड़ा फ्रेंच ही बन गया था। फिर एंग्लो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी। अब ये जो नया एरिस्टोक्रेसी बन रहा था, दैट वाज मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड्स फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच थोड़ा ज़्यादा बोलते थे वो लोग, एंड इवन हम लोग एक और बात देख रहे हैं कि ये लोग नॉर्मल्स भी थे। नाउ सी इंग्लिश लैंड ओनर्स। अब ये इंग्लिश लैंड ओनर्स का भी एक अपना ही कहानी है कि फ्रांस में जाके अपना ज़मीन लेंगे और उसके बाद वहाँ पे भी सेटल होने लगते थे, तो इसी बहाने ये लोग भी फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी देखोगे ऊपर से नीचे तक, तो फ्रेंच बोलने का जो सर्कमस्टेंसेस है वो बढ़ते जाता है। इवन जब हम लोग बात करें क्लर्जी, जो प्रेयर्स किए जाते थे वो भी फ्रेंच में होते थे, जो पढ़ाई लिखाई करने का जो साधन था वो भी फ्रेंच का था। तो आप जब देखोगे ये सर्कमस्टेंसेस सारे मिल के फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करे और वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन के उभरे। ठीक है, इवन इन द एलियन लैंड। अब देखो द एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश की तरफ कैसा एटीट्यूड था उस टाइम पे, अब हम लोग उस बात पे चर्चा करते हैं। द एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश वाज क्वाइट नॉर्मल। बहुत आसानी ऐसा नहीं थे, बोलो एंग्लो सैक्सन जैसे नहीं थे जो सेल्टिक को एकदम खत्म कर देना चाहते थे। अब देखो, नॉट लाइक द जर्मनी लिखा हुआ है, इट वुड बी जर्मनी। ठीक है, यहाँ जर्मनिक होगा। जर्मनिक पीपल हु वर ऑर्डर्ड टू एलिमिनेट द सेल्टिक टंग, दे हैड फॉर्म एटीट्यूड टूवर्ड्स इंग्लिश। बहुत ही फॉर्म एटीट्यूड था इनका। दे वेरी वेल रिस्पेक्टेड द लैंग्वेज एंड दे डिड नॉट कंटेन एनी इंडिफरेंस विथ इंग्लिश। देखो भाई, कोई इंडिफरेंस नहीं था भाई, इंग्लिश कंटिन्यू हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या था, दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड दैट फ्रेंच वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस। देखो फ्रेंच हमेशा की तरह फर्स्ट प्रेफरेंस था, इंग्लिश भी था, इंग्लिश के साथ कोई इंडिफरेंस नहीं थी। मतलब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो इंग्लिश बोलो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था, तो फ्रेंच था इस टाइम पे। नाउ सी 88 फ्रेंच लिटरेचर एंड इंग्लिश कोड। देखो जितने भी लिटरेचर आप इस टाइम पे देखोगे, दैट वाज मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता था। जो रॉयल पैट्रोनेज होता है, क्या बोलते हैं, रॉयल पैटर्न, जो राजा के खजाने से मतलब जो अमीर लोग रहते हैं वो जो पैसा देते हैं कि भाई तुम लिखो पोएट्री वगैरह जो भी चीज़ है, तो वो बेसिकली जो रॉयल पैट्रोनेज है वो भी फ्रेंच को बहुत ज़्यादा मिला करता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉयल पैट्रोनेज, कि आप जब भी इस स्लाइड को देखो तो आपको याद आ जाए, ठीक है, कि रॉयल पैट्रोनेज से रिलेटेड है, तो आप क्या देखोगे तो फ्रेंच को ज़्यादा मिलता था। Even French literature was quite dominant, but this does not mean that English was completely eradicated from England. इसका मतलब ये नहीं था कि इंग्लिश पूरा खत्म हो गया था, हर जगह फ्रेंच चल रहा, मतलब इसका ये नहीं है कि फ्रेंच ही है, इंग्लिश भी है, अभी भी लोअर कम्युनिटी बोलता है। ठीक है, a lot of royal patronage was provided, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। This is very amazing to note that the history of English was also written in French. Even history of English language भी था, वो भी फ्रेंच में लिखा हुआ था। Now see,
फ्यूजन ऑफ टू पीपल, ये जो दो सोसाइटी थी, अभी इंग्लिश बोलने वाले एक लोग और एक दूसरे फ्रेंच बोलने वाले, अब दोनों के बीच में हो रहा है फ्यूजन। तो चलिए अब इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाउ सी, द इंग्लिश लैंड वाज नाउ कॉन्कर्ड, दे एक्सेप्टेड, जो इंग्लिश पीपल थे उनके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश पीपल। Now see, so they accepted their fate and showed no resilience या resistance to the foreign rule and accepted, यहाँ पे accepted नहीं होगा, यहाँ पे accepted होगा, ये वाला accepted, and he accepted the new way of life। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये लोग जो नॉर्मल रूल था ये समझ गए भाई कि हाँ अब हम लोग को इन्हीं के अंडर रहना है, तो ये लोग कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं नए रूलर के खिलाफ और एक्सेप्ट करते, जो भी चीज़ इनके ऊपर थोपा जाएगा ये लोग चुपचाप से उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी देखते हैं कि ये लोग एक्सेप्ट क्या करते हैं, तो द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, दैट इज बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज को ही आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटर मैरिजेस बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब बताओ, अगर लड़का लड़की शादी करें और दोनों दूसरा लैंग्वेज बोले, समझो लड़का बोले इंग्लिश और लड़की बोले फ्रेंच, ठीक है, अब दोनों को तो कन्वर्स करना पड़ेगा, ईदर वन वुड लर्न फ्रेंच और द अदर वुड लर्न इंग्लिश, और या लोग कोई बीच का रास्ता देखेंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, तो इसके कारण बहुत ही आराम से इंटरमिंगलिंग ऑफ सोसाइटी वाज हैपनिंग, और इसी कारण हम ये भी देख सकते हैं ये जो फ्रेंच और इंग्लिश है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा अमालगमेट कर रहे थे। द नॉर्मन्स एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद इंग्लिश लैंड रादर दैन द फ्रेंच लैंड, दे मेड देयर बॉडी, नहीं सॉरी यहाँ पे बॉडी नहीं होगा, ये बॉडी एल्स नहीं होगा, यहाँ पे ये बरियल होगा। तो जो इनका बरियल होता था ना वो भी बेसिकली अब ये लोग इंग्लैंड में करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उनका असली जो लैंड है दैट वाज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अब आप क्या देखोगे कि अब ये लोग जब नए जगह पे सेटल हो रहे हैं तो उस जगह को भी अपना रहे हैं, ये नहीं कि उसके लिए जो नया लैंड है इसके लिए बेसिकली उनके अंदर कुछ इनडिफरेंस हो, उनके पास सेम थॉट है जो उनके फ्रांस के लिए था। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो उनका बरियल होता है, जो आखिरी ख्वाहिश वाले लोग जो रहते हैं कि हाँ मेरा अस्थि यही नदी में बहना चाहिए, तो वो तो बोलते थे नहीं भाई अब लोकल नदी में ही बहा दो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि लोकल लैंड में भी उनका बरियल बनाने जाने लगा, ठीक है। तो वो लोग जहाँ पे अब जीने लगे थे वहीं को अपना घर मानने लगे। तो इसके कारण भी आप देखोगे कि जो फ्यूजन हो रहा था दोनों कम्युनिटी में वो बहुत आसानी से होने लगा, बिकॉज ये लोग भी इसको अपना घर मानने लगे और इंग्लिश वाले भी थे तो उसको एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं जो भी है सब ठीक है। नाउ सी, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फ्यूजन वाज लॉस ऑफ नॉर्मंडी। अब हम लोग क्या देखते हैं 1206 में 1206 में ये जो फ्रांस वाले लोग रहते हैं, बिकॉज ये लोग ड्यूक थे फ्रांस के अंडर में, ठीक है, ये जो फ्रांस का जो किंगडम रहेगा ये बेसिकली 1206 में इट विल रन ओवर दिस ड्यूकडम ऑफ नॉर्मंडी और इसको अपने कब्जे में ले लेगा। तो अब यहाँ पे लॉस हो जाएगा नॉर्मंडी का, तो ऑब्वियसली जो भी कुछ बच रहा है अब इन लोग के पास दैट इज इंग्लैंड, ठीक है। तो इट लेफ्ट नो प्लेस फॉर द कॉन्करर्स टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्व्स एक्सेप्ट इंग्लैंड, मतलब और कोई जगह इनके पास बचा नहीं। The fusion was so great that it was completely tough for a free man to say that he was a French or an Englishman। हम बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा ही नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली, मतलब कोई भी दूसरा पोर्शन के बारे में अगर बात करें, कोई भी समन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि मतलब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। जो तो फ्यूजन इतना ज़्यादा हो गया था ना, इतना ज़्यादा हो गया था कि आप जाके उन्हें सुन के आप ये नहीं कह सकते ना कि ये इंग्लिशमैन है या ये एक फ्रेंचमैन है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फ्यूजन हो गया था, और ये ऊपर आप इतने सारे रीजंस भी देख पा रहे हो कि क्यों ये फ्यूजन हो रहा था। नाउ सी, द डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब फ्रेंच और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बीच का जो अमलगमेशन है बेसिकली अब हम उसको अच्छे से देखते हैं। एन इंडिविजुअल में स्पीक ईदर इंग्लिश और फ्रेंच और बोथ ऑफ देम। एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, ईदर ही विल स्पीक इंग्लिश, या तो वो फ्रेंच बोलेगा, मतलब कोई एक लैंग्वेज बोलेगा, या तो दोनों लैंग्वेज बोलेगा, दैट इज ही माइट बी बाइलिंगुअल। तो ऐसा भी था कि बाइलिंगुअल सोसाइटी भी थी, ठीक है। और आप पूछोगे भाई इतना कुछ कैसे पता चल रहा है कि कौन लोग क्या बोल रहे थे, कौन लोग क्या बोल रहे थे। तो भाई मैं सीधा आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि सोर्स क्या था। सोर्स था हमारा लिटरेरी टेक्स्ट, जितना भी ये लिटरेचर उस टाइम पे था, लिटरेरी टेक्स्ट,
ठीक है। तो इस लिटरेचर को जब हम पढ़ते थे, आप समझो कोई कहानी लिखा हुआ है, उसमें ए रहता है हस्बैंड और बी रहती है वाइफ, बी रहती है तुम्हारी फ्रेंच और ए रहता है तुम्हारा इंग्लिश, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अगर ए के पास कोई इशू हो रहा हो, ठीक है, और वो कुछ चीज़ इंग्लिश में मटर करता है, तो जो वाइफ रहती है फ्रेंच वाली, वो भी ये बात समझ पा रही है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। इस तरीके से टेक्स्ट में लिखा गया है, लिटरेचर में लिखा गया है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे बता पाओगे कि हाँ अच्छा, मतलब हम लोग भी, मतलब वो के जो लोग थे वो समझ पाते थे सामने वाले के डायलेक्ट्स, राइट। तो अब हम लोग को ये बात यहाँ पर पता चल गया है। सो दिस वाज द थिंग, दे वर ऑल्सो बाइलिंगुअल कम्युनिटी। कोई कोई ऐसे थे खाली इंग्लिश बोलते थे, जो कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आगे, और कुछ लोग थे जो खाली फ्रेंच बोलते थे। जैसे कोई एक सेंट रहेंगे, लास्ट में उनका एग्जाम्पल भी है, तो उनको एक इंटरप्रेटर चाहिए होता था हमेशा, जब भी इंग्लिश के बारे में मतलब कोई इंग्लिश में बात करता था तो उस चीज़ को समझने में, ठीक है। नाउ सी, तो एक इंडिविजुअल क्या बोल सकता था, इधर इंग्लिश, फ्रेंच और बोथ ऑफ देम। नाउ द बुक्स एंड द लिटरेचर वाज मोस्टली फाउंड इन फ्रेंच। जो भी बुक्स रहते थे और लिटरेचर रहता था वो मोस्टली फ्रेंच में रहता था। एंड अराउंड 1250 में हम देखें तो जितने भी टीचिंग मटेरियल्स रहते थे, पढ़ने वाले जितने भी मटेरियल्स रहते थे, वो सिग्निफिकेंटली किस लैंग्वेज में थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज में थे। अब देखो भाई, यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं दी 2 क्वेश्चंस। अब पूछोगे भाई ये 2 क्वेश्चन क्या है, तो आप पहले क्वेश्चन देखो, बाकी आप खुद समझ जाओगे। नाउ व्हेन एंड हाउ जनरली डिड द अपर क्लास लर्न इंग्लिश। एक क्वेश्चन रहता है ना, पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन एंड हाउ डिड द अपर क्लास लर्न इंग्लिश। देखो, एट द एंड वी नो इंग्लिश विल सर्वाइव, फ्रेंच थोड़ा सा असिमिलेट होगा, इंग्लिश में मिक्स होगा, एंड लास्ट में रहना किसको है, तो इंग्लिश को रहना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, तो भाई अगर इतना ज़्यादा डोमिनेंस आज भी फ्रेंच का है, अगर आप देखो कि बिजनेसमैन भी उस टाइम पे फ्रेंच ही बोलते थे, इवन जो फ्री मैन थे, जो फ्री स्लेव्स, आप क्या फ्री स्लेव्स मतलब फ्री पीजेंट्स थे, वो भी फ्रेंच बोल लेते थे, ठीक है। जो एकदम नीचे तत्व के लोग रहते थे, दे ओनली यूज्ड टू स्पीक ओनली इंग्लिश। तो इतना ज़्यादा फ्रेंच का डोमिनेंस हो जाता है, तो आप भी सोचोगे ना भाई किस टाइम पे, कब ऐसा हुआ कि ये जो फ्रेंच है वो हुआ थोड़ा कम और इंग्लिश बढ़ा आगे। तो ये क्वेश्चन है, कब और कैसे जो अपर क्लास है वो लोग फ्रेंच यूज़ करने, मतलब इंग्लिश यूज़ करने लगते हैं अपने आम भाषा में, आम भाषा के रूप में। नाउ सी, और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फार डाउन ए सोशल स्केल वाज द नॉलेज ऑफ फ्रेंच एट ऑल जनरल। अब देखो, सोशल स्केल अगर बात करें तो एक हायरार्की रहती। हमने देखा जो किंग रहता था वो बात करता था फ्रेंच में, हमने देखा एरिस्टोक्रेट्स फ्रेंच में बात करते थे, क्लर्जी भी थोड़ी फ्रेंच थी, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन से दैट दे कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। फिर हम लोगों ने देखा जो पीजेंट्स थे वो भी करीब करीब फ्रेंच ही बोल लेते थे। तो अब पूछना था कि ये जो फ्रेंच बोलने का ये जो किस्सा चल रहा है, ये बेसिकली कितना डीप डाउन तक एक सोशल स्ट्राटा में इन्वॉल्व था, मतलब कितने नीचे तक के लोग फ्रेंच बोलते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे बहुत आराम से देखते हैं, जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमेशा ऊपर के लोग बोलते थे, तो अपर स्ट्राटा के लोग ये बोलते थे, लोअर लोग क्या बोलते थे, इंग्लिश, लेकिन कितने ऊपर, और इंग्लिश बोलते थे तो कितने नीचे वाले इंग्लिश बोलते थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट नीडेड टू बी आंसर्ड, राइट। तो आगे देखते हैं फिर, द नॉलेज ऑफ फ्रेंच अमंग अपर क्लास। पहली बात, यहाँ पे फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पे नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा, ठीक है। एक्चुअली देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉइस कमांड यूज़ करता हूँ टाइप करने के लिए, मैं खुद से नहीं टाइप करता, मैं वॉइस देता हूँ फिर टाइप होता है, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए सॉरी, ये थोड़ा मेरा समय बचा देता है। नाउ सी, हाउ डू वी नो, हम लोग को कैसे पता कि ये जो इंग्लिश था अपर क्लास, जो अभी हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिकली अब उसका थोड़ा आंसर्स देखते हैं। फर्स्टली जो एरिस्टोक्रेट, हम लोग को कैसे पता चला कि कहाँ तक, कितना डीप डाउन तक बेसिकली इंग्लिश या फ्रेंच का यूज़ हो रहा है, अब बेसिकली इसको डिस्कस करते हैं। चलिए ना, फर्स्टली एरिस्टोक्रेट, ठीक है, न्यू इंग्लिश, उन लोग को इंग्लिश आता था एरिस्टोक्रेट्स को। रीज़न क्या था कि बेसिकली उनको नॉर्मल पब्लिक से भी डील करना पड़ता था, इसीलिए उनको आता था, लेकिन एक प्रॉब्लम था क्या, कि दे के नॉट स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है, आराम से एकदम फ्लुएंट वे में वो लोग नहीं बोल पाते थे। नाउ सेकेंडली, दे हैड टू इंटरैक्ट विद इंग्लिश स्पीकिंग लोअर क्लास, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट समझा,
ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को लैंग्वेज समझ में आती थी, दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। थर्डली, द चर्चमैन हैड एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एज वेल एज स्पीक इंग्लिश। मतलब जब आप पुराने ऐसा टेक्स्ट वगैरह देखोगे तो उसमें साफ साफ पता चलता था ये जो चर्चमैन थे, ठीक है, अगर आप किसी सेंट को ले लो तो ये लोग समझते भी थे और साथ में एकदम फ्लुएंटली बोल भी लेते थे दोनों लैंग्वेज। आप ऐसा कह सकते हो कि दे वर बाइलिंगुअल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि नहीं, जो इंग्लिश जो था वो इराडिकेट नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा है कि लोग बोलते थे, लोग समझते थे, बट फ्लुएंसी के साथ शायद से नहीं बोल पाते थे, इवन दी अपर क्लास। यहाँ पे आप देख लो, एक आपके लिए छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्स्ट में कैसे लिखा जाता था, और आप यहाँ पे देखो और आप इसको समझो। नाउ सी, हाउएवर नॉट ऑल इंस्टेंसेस फेवर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बताते हैं कि सारा इंस्टेंसेस इंग्लिश के नॉलेज को फेवर नहीं करता था। अब उसमें से एग्जाम्पल दिया गया सेंट ह्यू जो बिशप थे लिंकन के, ठीक है, तो वहाँ किसके टाइम पे, तो हेनरी II के टाइम पे, जो हम लोग देखेंगे कि इनको एक इंटरप्रीटर की जरूरत पड़ती थी टू कन्वर्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। दैट इज, जब भी उनको इंग्लिश में बात करना, कोई इंग्लिश वाला आता था तो उनको समझने के लिए एक इंटरप्रीटर चाहिए होता था। तो ये एक अच्छा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जो कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश साइड से सबको नहीं आता था उसका भी, ठीक है। नाउ सी, नाउ यहाँ पे आपके लिए एक और एक्सट्रैक्ट है जो आप पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम लेफ्ट आउट फील करो, आपको ऐसा लगे कि आपने कभी कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा है वो आपके लिए है, वो थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ सी 92, दैट इज नॉलेज ऑफ फ्रेंच अमंग द मिडिल क्लास। अब देखो फ्रेंच का पेनिट्रेशन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, फ्रेंच का पेनिट्रेशन बेसिकली कितना अंदर तक था। नाउ सी, द नाइट्स न्यू फ्रेंच। यहाँ पे जब आप किताब पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी लिखा रहेगा कि कोई एक नाइट था जो इंग्लिश से, मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करता था, और उसको भेजा गया था कहाँ, तो फ्रांस के लैंड में भेजा गया था, फ्रांस भेजा गया था, और वहाँ के किसी बड़े इंसान, मतलब कोई अमीर इंसान के बेटे को ये फ्रेंच सिखाते थे। नाउ सी, द ट्रेडिंग क्लास। अब देखो ये जो ट्रेडिंग क्लास है, ऑब्वियसली इनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना दूसरे साइड के लोगों से, तो इनको भी फ्रेंच बहुत अच्छे से आता था, तो ये भी एक बात था। और आगे देखो, द फ्री पीजेंट थे, वो लोग के पास भी नॉलेज था फ्रेंच में। इवन वो बेसिकली टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि कोई एक राजा आता है, ठीक है, वो फ्रेंच में बात करता है, तो उसका रिप्लाई जो रहता है ना, जो पीजेंट देता है, वो भी वो फ्रेंच में दे रहा होता है। तो ये बात से हमें पता चलता है कि नहीं, वहाँ के जो फ्री पीजेंट्स थे, दे वर ऑल्सो एबल टू स्पीक व्हाट, दे वर एबल टू स्पीक फ्रेंच। नाउ सी, द प्रीचिंग वाज मोस्टली डन इन फ्रेंच। जो प्रीचिंग वाला काम रहता था ये मोस्टली फ्रेंच लैंग्वेज में होता था। तो अब अगर आप कॉमनर हो, आपको भगवान का पूजा करना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि नहीं इस वर्ड का मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब प्रीचिंग होती थी फ्रेंच में तो थोड़ा सा तो बेसिक आइडिया एक कॉमनर को होगा ही कि फ्रेंच कैसा लैंग्वेज है और उसका मतलब क्या है। तो इससे पता चलता है कि फ्रेंच भी जो था वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट करता था। नाउ सी, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदर मिडिल इंग्लिश वॉज अ सिरोल लैंग्वेज। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था दो टाइप के लैंग्वेज, एक पढ़े थे पिडिगन और एक पढ़ा था सिरोल। ठीक है, पिडिगन लैंग्वेज क्या होता है, तो ये एक कॉमन लैंग्वेज आप इसको कह सकते हो। क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, जो बेसिकली डाइवर्स एरियाज में यूज होता है बोलने के लिए। ठीक है, अब समझो एक बोलता है लैंग्वेज ए, दूसरा बोलता है लैंग्वेज बी। ठीक है, तो दोनों एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज होता है, जो कि सेकेंड लैंग्वेज बेसिकली होता है, ये हो जाता है हमारा पिडिगन लैंग्वेज। ठीक है, अब पूछोगे भाई तो ये सेरोल लैंग्वेज क्या होता है, तो सेरोल बेसिकली कुछ नहीं होता। जब इनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, ये जो पिडिगन बोलने वाले लोग हैं, जब इनका आप नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो ये लोग जो रहते हैं ना, ये लोग डायरेक्टली ये जो लैंग्वेज है इसको सीखते हैं अपना फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। अब समझो ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी और समझो तमिल दो लैंग्वेज है, तो बीच में हम लोग क्या रख लेते हैं, तो इंग्लिश हमारा पिडिगन लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश क्या हो गया हमारा? पिडिगन लैंग्वेज। अब अगर मेरा कोई बच्चा हो वो डायरेक्ट इंग्लिश सीखे तो हम लोग बोलेंगे उसको सिरोल। ठीक है, तो ये वाला बात था। तो अब देखो क्या ऐसा हो कि जो मिडिल इंग्लिश है, जो कि हम लोग 1000 AD के बाद वाला इंग्लिश देखते हैं, तो क्या ये एक सेरोल लैंग्वेज था? मे बी। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखो ये बहुत ही डिबेटेड पार्ट है। हमें बस इतना जानना था कि यहाँ पे एक डिबेट चल रहा है
और ये सिरोल लैंग्वेज भी हो सकता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो थैंक यू इसी के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।